नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब चैनल टीच इंडिया क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक ऐसी रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे जिसमें आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सब कवर कराया जाएगा। पूरी बायोलॉजी मतलब जो 12th की है वो पूरी कवर कराई जाएगी। तो उसी के लिए हम आज से ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये पहला लेक्चर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, या आपके सामने हम आज इसको कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हर अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके पास। देखिए लिखा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्पी पादप जो भी पौधे पुष्पी होंगे यानी कि जिस पर पुष्प लगते होंगे उन्हीं में क्या पाया जाएगा, लैंगिक जनन। जनन के लिए बता दें हम आपको कि जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में एक नर व मादा दोनों की जरूरत होती है, जबकि अलैंगिक जनन में नर व मादा की जरूरत नहीं होती है, किसी एक से भी काम चल जाता है। और इसमें बता दें कि इसके परिचय बताया गया कि सभी एंजियोस्पर्म यानी कि फूल वाले पौधे में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। फूल इस प्रजनन के लिए मुख्य जनन अंग है। इस प्रजनन के लिए यानी कि जो इसमें प्रजनन हो रहा है तो उसके लिए मुख्य जनन अंग कौन सा है, वो है फूल। ठीक है, फूल यानी कि पुष्प। अब इसमें जो मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें सबसे पहली प्रक्रिया है परागण, दूसरी प्रक्रिया है निषेचन और तीसरी प्रक्रिया है बीज एवं फल का निर्माण। वही हम अगर बात करें पुष्पों के अंग की, तो इसमें जो पुंकेसर होता है वो इसे स्टेमन कहते हैं इंग्लिश में, और ये क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है यानी कि नर का पार्ट होता है। कौन, पुंकेसर। परागकोश, एक तरीके से पुंकेसर को हम पूरा ही मेल पार्ट कहते हैं क्योंकि पुतंतु यानी कि तंतु और परागकोश मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाते हैं सबसे पहले परागकोश के बारे में। परागकोश, इसमें पराग कण पॉलन ग्रेन बनते हैं यानी कि जो छोटे छोटे बीज बनते हैं पराग कण जिन्हें कहते हैं, वो किस में बनते हैं, वो बनते हैं पराग कोश में। पराग कोश ही देखिए यहां से समझ में आ रहा, एक तरफ लिखा है पराग, दूसरी तरफ लिखा कोश, यानी कि पराग कण जिसमें बनेंगे पराग कणों का घर जिन्हें कहते हैं वही होता है पराग कोश। दूसरी बात आई तंतु की। तंतु यानी कि फिलामेंट, इसको इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। चलिए देखिए, अगर पुष्पों के अंग की बात करें तो इसमें जो पुंकेसर होता है उसे स्टेमन कहते हैं इंग्लिश में, और ये जो होता है ये मेल पार्ट होता है यानी कि ये नर का पार्ट होता है। इसमें जो शामिल होते हैं पुंकेसर में परागकोश जिसमें पराग कण बनते हैं। परागकोश किसे कहते हैं, यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर दिखाया गया होगा आपको, ये ऊपर सा ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना है ये परागकोश का स्ट्रक्चर है, और ये नीचे इसकी डंडी लगी है, इसे तंतु या पुतंतु भी कहते हैं। ठीक है, अब परागकोश और पुतंतु मिलकर के यानी कि तंतु मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं, ये बात तो याद रखना। परागकोश जो होते हैं इसमें क्या बनते हैं, इसमें परागकण बनते हैं। तंतु जो होती है डंडी टाइप की होती है जो कि सहारा देती है किसको, परागकोश को। इसके बाद में बात करें हम अंडक की, ये जो इसे कार्पल कहते हैं इंग्लिश में, ये फीमेल पार्ट होता है यानी कि ये जो होता है ये मादा का पार्ट होता है। इसमें जो शामिल होते हैं इसमें होते हैं तीन पार्ट यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र कहते हैं इसके, जैसे कि ये देखिए ये इसके ऊपर वाला जो ये भाग है इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, और ये जो नीचे वाली जो डंडी ऐसी थी ये वाली भाग इसे कहते हैं वर्तिका, और इसके बाद में ये जो नीचे वाला भाग फूला हुआ होता है इसे कहते हैं अंडाशय। ठीक है, तो ये हुई आपकी वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये वाली नीचे जो डंडी गई इसे कहते हैं वर्तिका, और ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं अंडाशय। ठीक है, क्या हो गया, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही आपका बीजांड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। देखिए आपके सामने लिखा है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर आपका एक मादा पार्ट बनाते हैं जिसे कहते हैं, इस तरीके से ये होता है पुष्प का मादा पार्ट। ठीक है, और आगे इधर हम बात करें तो ये जो परागकोश होता है और ये जो डंडी सी बनी हुई है तंतु, ये दोनों पार्ट मिलकर के ये मेल पार्ट बनाते हैं जिसे कहते हैं पुंकेसर, यानी कि परागकोश और तंतु मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं, और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। और स्त्री केसर में यानी कि अंडाशय में ही ये अंदर इसकी ये संरचना बनती है जिसे बीजांड कहते हैं, और बीजांड के ही अंदर ये भ्रूण कोश का निर्माण होता है। वो कैसे होता है वो अभी आपको आगे बताएंगे। और ये देखिए कि पुष्प का जो मेन पार्ट होते हैं इन पार्ट्स को हम लोग दल कहते हैं, यानी कि ऊपर के जो पंखुड़ियाँ होती हैं जिनके रंग बिरंगी जो पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग दल, और ये जो नीचे वाले होते हैं इन्हें कहते हैं बाह्य दल जो केवल ग्रीन कलर के होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बाह्य दल जो होते हैं ये पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, और ये जो नीचे वाली डंडी होती है इसे वृंत कहते हैं, और तो बैठा हुआ है इसे कहते हैं पुष्प वृंत। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा इसका, इस भाग को कहते हैं पुष्प वृंत, जहां पर आपको पुष्प बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अगर हम आगे बात करें नर प्रजनन संरचना की,
तो इसमें स्टैमेन यानी कि इसको स्टैमेन ही कहते हैं, सीधी बात है। और इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, किसको, परागकोश को, जिसमें क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। चलिए देखते हैं परागकोश की संरचना को। लिखा है एक परागकोश में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। एक परागकोश जो होता है इसमें 2 खांच पाई जाती है कुछ इस तरीके से, और इसमें 4 सूक्ष्म बीजाणु कोष होते हैं। अब जब आपने देखा है कि परागकोश जब ऐसा दिखता है, तो अगर इसको हम ऊपर से काट कर देखें, यानी कि जो ये परागकोश है इसको अगर हम इस तरीके से यहाँ से इतना भाग अगर रिमूव करते हैं, तो हमें ये कुछ इस तरीके से ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें 4 भाग आपको ऊपर से देखने मिलेंगे, जिन्हें सूक्ष्म बीजाणु कोष या बीजाणु धानी भी कहते हैं, या सूक्ष्म बीजाणु धानी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में देखिए, अब अगर बात आई जैसे कि यहाँ पर आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है केवल ये ए का और आईयूएम का। आईयूएम का मतलब होता है यहाँ पर सिंगल की बात की जा रही है, और माइक्रोस्पोरेंजिया की बात मतलब यहाँ पर चारों की बात हो रही है। इस बात को याद रखना, यानी कि इसमें जो चारों सूक्ष्म बीजाणु कोष होते हैं उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और यहाँ पर अगर एक की बात करेंगे, जैसे कि एक ये सिंगल है, तो इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। केवल इतनी सी बात है बस। इसके बाद में इसमें लिखा है कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम में, यानी कि हर लघु बीजाणु धानी में, सूक्ष्म बीजाणु कोष यानी कि लघु बीजाणु धानी में पराग मात्र कोशिका होती है। इसमें क्या होती है, पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका यानी कि जिससे पराग कण का जन्म होता है। चलिए देखते हैं पराग कण का निर्माण या पराग कण का जन्म। लिखा है कि पॉलन मदर सेल यानी कि पराग मात्र कोशिका, पॉलन मदर सेल यानी कि पराग मात्र कोशिका। इसमें लिखा मियोसिस यानी कि पराग मात्र कोशिका में जो होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड परागकण बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये एक पराग मात्र कोशिका है, और इस पराग मात्र कोशिका से कितने बनेंगे, 1 2 3 और 4 ये परागकणों का निर्माण हो जाएगा, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं। परागकण की संरचना की बात करें तो इसकी जो ऊपरी लेयर होती है, जैसे कि ये परागकण है, इसमें जो संरचना की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है कुछ ऐसी तरीके से, यानी कि जो कांटे वाली होती है। तो जो सबसे कांटे वाली लेयर होती है उसे कहते हैं बाह्यचोल, या इसे बाहरी परत भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को एक्साइन बोला जाता है, जो कि सबसे कठोर पदार्थ की बनी होती है। ये याद रखना कि जो बाह्यचोल होती है, यानी कि परागकण की संरचना में जो परागकण की बाहरी परत होती है, जिसको इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं, ये सबसे कठोर पदार्थ की बनी होती है, इसे कहते हैं स्पोरोपोलिन। अंदर की इसके बाद में जो लेयर होती है, यानी कि इस लेयर के बाद में जो कांटे वाली लेयर है, इसके बाद वाली जो लेयर होती है इसे कहते हैं इंटाइन, और इसको हिंदी में बोला जाता है अंतःचोल। और आंतरिक परत होती है, ये बनी होती है सेलुलोर और पैक्टिन की। आगे बात करें तो इस परागकण में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए इस तरीके से कुछ 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका का नाम होता है वेजिटेटिव सेल, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं वर्धी कोशिका, और दूसरी कोशिका का नाम होता है जनन कोशिका। और यही जनन कोशिका आगे जाकर के जब ये पराग नली बनती है, तो पराग नली में यही क्या करती है, यही 2 नर युग्मक बनाती है, जो आगे जाकर के भ्रूण कोश से संयोग करती है। ठीक है, वो अभी आगे की बात है, वो अभी आगे बताएंगे। चलिए वहीं अगर हम मादा प्रजनन संरचना की बात करें तो इसको हम लोग इंग्लिश में कार्पल कहते हैं, और इसके अंदर जो पाया जाता है ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल यानी कि बीजांड, ओव्यूल यानी कि बीजांड, और बीजांड में ही क्या बनता है, हमने आपको अभी बताया था, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश। यहाँ पर बताया गया अंडक की संरचना, अंडक की संरचना यानी कि वही अंडाशय की संरचना। अंडाशय के भीतर बीजांड स्थित होता है। मान लीजिए कि ये क्या है, ये अंडाशय है, और इसी के अंदर क्या होगा, ये बीजांड स्थित होगा। ठीक है, इसी के अंदर ये बीजांड स्थित होता है, और बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल बोलते हैं, और ये क्या बनाता है, ये मेगास्पोरेंजियम बनाता है। ठीक है, और ओव्यूल के भाग न्यूसेलस, इसको न्यूक्लियस नहीं, सो न्यूसेलस कहते हैं। इसमें बीजावरण और सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ओव्यूल के जो भाग होते हैं इसे न्यूसेलस, बीजावरण और सूक्ष्म छिद्र कहते हैं। अब देखिए इसमें गुरु बीजाणु निर्माण देखते हैं। गुरु बीजाणु निर्माण यानी कि जो मादा के जो भाग होते हैं, मादा के जो कण होते हैं, उन्हें कहते हैं गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जैसे कि हमारी सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका थी, वैसे ही यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाएगी। इसमें भी मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। क्या होगा, फिर से एक बार सुनते हैं। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसके फलस्वरूप उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु यानी कि 4 मेगास्पोर्स का जन्म होता है। जिसमें से क्या होते हैं, जिसमें से 3 ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, और एक जो बनता है एक जो बचता है फंक्शनल मेगास्पोर इसको कहते हैं, या हिंदी में इसी को हम लोग क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। यही आगे जाकर के हमारा भ्रूण कोश बनाता है। जैसे कि ये बीजांड है, और बीजांड में ये वाली जो संरचना पाई जाती है इसे कहते हैं हम लोग भ्रूण कोश, या इंग्लिश में इसी को एम्ब्रियो सैक भी बोला जाता है। और इसके बाद में बात करें कि एक परिपक्व भ्रूण कोश जो होता है उसमें 7 कोशिकाएं और 8 नाभिक होता है। ये जो आपके सामने पॉइंट दिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के नज़रिए से, क्योंकि ये पॉइंट जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और अगर हम बात करें इसमें एक अंडाणु पाया जाता है, यानी कि एक अंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिका होती हैं, और 3 ऊपर प्रतिपिंडी या प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती है, और 2 ध्रुवीय नाभिक होता है।
देखिए अगर हम आपको बनाने की कोशिश करें तो हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं इन्हें कहते हैं हम लोग प्रतिमुखी कोशिकाएं। ऊपर वाली कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच वाली जो होती है ये, इसे कहते हैं अंड कोशिका। और इसके आसपास जो 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं इन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं। ये क्या करती है? ये पराग नली में, ये जो मतलब जो पराग नली में जो 2 नर युग्मक आते हैं उनको पथ प्रदर्शन का काम करती हैं। कौन? ये सहायक कोशिकाएं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम सभी लोग। और हाँ, इसमें 2 ध्रुवीय नाभिक भी पाए जाते हैं, इस बात को भी याद रखना। तो चलिए आगे हम बात करें अगर परागकण की। परागकण के द्वारा जो परागण होता है यानी कि पॉलिनेशन, जिसे क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, उसकी बात करते हैं। लिखा है इसकी परिभाषा में दिया गया कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यानी कि ये क्या है? ये मादा की वर्तिका है और यहाँ से परागकोश से परागकण निकल करके अगर मादा की वर्तिकाग्र पर जाता है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं, ठीक है। परागण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और दूसरा जो होता है वह परपरागण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग स्वपरागण और परपरागण से ही कंटिन्यू करेंगे। ये 2 भागों में हमने इस चैप्टर को बांट दिया है और आराम आराम से पढ़ते चलेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी, पूरा चैप्टर एकदम मजे से पढ़ा होगा। तो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो जल्दी जल्दी से नीचे कमेंट करिएगा। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।